जी, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं। और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर का 4th वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। नीडलेस टू से बहुत से बच्चों को पता है कि दिस इज अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। तो इसीलिए आज हम इन सारे कंफ्यूजन्स को करेंगे क्लियर विद दिस वीडियो। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो क्या हम सभी तैयार हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इससे पहले हमने लुईस थ्योरी और वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ा, बट ये जो थ्योरीज थे दे वर नॉट बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी। ये सारे थ्योरीज क्लासिकल थ्योरी यानी कि बोहर्स थ्योरी ऑफ एटमरी बेस्ड थे, जहां पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल ऑर्बिट्स में घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इट इज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्या कहता था? याद है हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गोल गोल इस तरह से घूम नहीं रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इनफैक्ट एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं और एक वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाया जा सकता है ये हमें बताता है एटॉमिक ऑर्बिटल, या फिर जिसे हम कहते हैं वेव फंक्शन। यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कैसे होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये थ्योरी का ये मानना है कि जब दो एटम्स पास आते हैं तो क्या होता है, इनका जो वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, सो नाउ यू सी हम हर चीज एटॉमिक ऑर्बिटल के टर्म्स में बात कर रहे हैं, राइट? क्योंकि जो वैलेंस शेल है बेसिकली, शेल के अंदर है सब शेल्स, सब शेल के अंदर है एटॉमिक ऑर्बिटल, एग्जैक्टली। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे और इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर अप हो जाएंगे और इसी तरीके से इनके बीच में बनेगा बॉन्ड और इसी तरीके से एटम्स जो हैं वो साथ में मिलकर के बनाएंगे मॉलिक्यूल्स। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो अब ये ऑर्बिटल ओवरलैप एग्जैक्टली होते कैसे हैं, इसे समझने के लिए हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज ये दो हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ठीक है? मैंने दो अलग अलग कलर सिर्फ इसलिए लिया है ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी हो, बट अदरवाइज दे आर टू आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है? अब जैसे ये दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आने लगेंगे तो क्या होगा, दो तरह की फोर्सेस ऑपरेट करने लगेंगी, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में? अब देखो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ये पर्पल वाले एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी है और पर्पल वाले एटम के न्यूक्लियस और येलो वाले एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में भी है, राइट? एंड सिमिलरली फॉर द येलो एटम, ठीक है? मतलब एक का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है और एक का न्यूक्लियस पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? अब दूसरा है रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में होगा, इन दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं ये रिपेल करेंगे, मतलब येलो का इलेक्ट्रॉन पर्पल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, उसी तरह येलो का न्यूक्लियस पर्पल के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, करेक्ट? तो कुल मिला के हमारे पास दोनों जैसे जैसे ये आगे आ रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं, बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, जिसकी वजह से ये स्टिल पास आए जा रहे हैं, राइट? तो इसीलिए आगे बढ़े, आगे आते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इनका जो अट्रैक्टिव फोर्स है और जो रिपल्सिव फोर्स है ये बैलेंस आउट कर जाएंगे, यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बिल्कुल मिनिमम। और जब एनर्जी मिनिमम होती है तो क्या अधिक होता है, स्टेबिलिटी। बिल्कुल याद है वो बच्चे वाली स्टोरी जिसमें मैंने बताया था कि कोई छोटा बच्चा है, जब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वो दौड़ भाग कूद फांद करता है तो वो अनस्टेबल है क्योंकि उसे कभी भी चोट लग सकती है, कभी भी गिर सकता है। लेकिन जब वही बच्चा शांत से एक कोने में बैठा है तो उसकी एनर्जी लो है बट वो पूरा स्टेबल है, गिरने का कोई चांस ही नहीं है,
राइट। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी ये पास आते 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 एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर इनकी एनर्जी हो जाती है मिनिमम, और ऐसे पॉइंट पर ये हो जाते हैं पूरी तरह से स्टेबल, और ऐसे ही पॉइंट पे हम ये कहते हैं कि ये जो दोनों एटम्स हैं दे हैव फॉर्म्ड अ स्टेबल बॉन्ड। बट हम क्या देखते हैं कि ऐसे पॉइंट के आते आते ये जो दो एटम्स थे, इनके जो बेसिकली जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे वो एक दूसरे के अंदर एंटर कर चुके हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज ओवरलैपिंग। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं ये ओवरलैप कर चुके हैं, ये इंटर पेनिट्रेट कर चुके हैं, पार्शियली पेनिट्रेट जिसे हम कहेंगे। मतलब पूरी तरह से तो नहीं घुस गए हैं, बट एटलीस्ट एक दूसरे के अंदर काफ़ी हद तक ये एंटर कर चुके हैं, और इस एंटर करने से ही बनती है क्या, हमारी कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां हमने देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है। अब ये ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। कैसे? ऐसे समझो, मान लो ये दो मेरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों बस यूं टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, बस इतना ही टच कर रहे हैं। तो ये इतने स्टेबल नहीं है, कभी भी इसे हम हटा सकते हैं, आसानी से हटा सकते हैं। लेकिन अगर ये एक दूसरे को यूं पकड़ लें तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो गए, अब इन्हें हटाना थोड़ा मुश्किल है। ये अगर एक दूसरे को और अच्छे से पकड़ ले तो इन्हें हटाना और ज्यादा मुश्किल है, यानी कि ये और ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इन अ सिमिलर वे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप अगर ज्यादा होगा, अगर इतना ओवरलैप है तो बॉन्ड जो है ज्यादा स्टेबल हो गया। अगर और ज्यादा ओवरलैप होगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा बॉन्ड, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता जाएगा, बॉन्ड की जो लेंथ है वो छोटी होती जाएगी। देखो, जब यहाँ थे तो बॉन्ड लेंथ इतना था, मतलब जो मेरे दोनों थंब का डिस्टेंस है, लेट अस सपोज दैट इज द बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ इस केस में इतना था बॉन्ड लेंथ। जब ज़्यादा ओवरलैप हुआ बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, और ज़्यादा ओवरलैप हुआ बॉन्ड लेंथ और छोटा हो गया, राइट। तो जितना ज़्यादा ओवरलैप होता जाएगा बॉन्ड उतना स्ट्रांग होता जाएगा, उतना स्टेबल होता जाएगा, और बॉन्ड की जो लेंथ है वो उतनी छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो अब जब ये ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है तो बेसिकली उसके अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है। तो लेट्स से ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब ये ओवरलैप करते हैं तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सोचते हैं कि अरे वाह, ये तो अच्छा मौका है, लेट्स पेयर अप। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं। बट इस बात का ध्यान देना है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑपोजिट स्पिन वाले होने चाहिए, क्योंकि सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन पेयर अप तो होते नहीं हैं, राइट। उनका स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए। तो अगर दोनों में, इन दोनों ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑपोजिट स्पिन है, तो जैसे ही ये ओवरलैप करेंगे दीज इलेक्ट्रॉन्स विल पेयर अप एंड एज अ रिजल्ट बॉन्ड फॉर्मेशन हैपन्स। अब एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ये ओवरलैप है ये कई तरह से हो सकता है। एक होता है पॉजिटिव ओवरलैप, एक होता है नेगेटिव ओवरलैप, एक होता है जीरो ओवरलैप। तो ओवरलैप कैसा वाला होगा ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो है फेज और दूसरा है ओरिएंटेशन इन स्पेस। आप सोच रहे होंगे कि ये फेज कहाँ से आ गया, तो ध्यान देना है बच्चों कि अभी हम जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं ये क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है, और क्वांटम थ्योरी कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन में डुअल नेचर है, इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है, और अगर वो वेव है तो उसका वेव लेंथ होगा, वेव नंबर होगा, फेज होगा, एम्पलीट्यूड होगा, सब कुछ होगा जैसा कि एक वेव का होता है, राइट। तो याद है जब हम वेव पढ़ते थे तो हम कहते थे जब दो वेव्स सेम फेज में होते हैं तो उन्हें हम एड अप कर सकते हैं। जब दो वेव्स ऑपोजिट फेज में होते हैं तो क्या होता है, दे नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट, राइट। तो इस तरह के फेज की हमने बात करी है वेव में। तो ठीक उसी फेज की हम बात कर रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ गया। तो चलो अब देखते हैं कि पॉजिटिव ओवरलैप हम किसे कहते हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम फेज में होते हैं, ठीक है, जब वो सेम फेज में होते हैं और उनका सेम ओरिएंटेशन होता है,
तो होता है पॉजिटिव ओवरलैप। अब आप देखोगे कि जो आपका जो बुक में प्लस माइनस साइन है ना, वो क्या डिनोट कर रहा है, वो फेज डिनोट कर रहा है। मतलब अगर दोनों प्लस प्लस फेज में है यानी कि दोनों सेम फेज में है, या फिर दोनों माइनस माइनस फेज में है यानी कि दोनों सेम फेज में है। तो अगर दोनों ऐसे ऑर्बिटल है जो सेम फेज में है, सेम ओरिएंटेशन है, तो हम कहते हैं उसे पॉजिटिव ओवरलैप। जब वो दोनों ओवरलैप करेंगे दैट इज पॉजिटिव ओवरलैप, और इसे हम इन फेज ओवरलैप भी कहते हैं क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स आर इन फेज। ठीक है। नेगेटिव ओवरलैप का मतलब है जब दोनों ऑर्बिटल्स जो है दे आर इन डिफरेंट फेज। ठीक है। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, तो जब वैसे वो ओवरलैप करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव ओवरलैप या फिर आउट ऑफ फेज ओवरलैप। ठीक है। तीसरा होता है जीरो ओवरलैप, मतलब जब वो ओवरलैप करते ही नहीं है। लेट अस से ये दो ऑर्बिटल है, ये मेरा s ऑर्बिटल है, ये मेरा p ऑर्बिटल है। ठीक है। अब अगर ये इस तरह से ओवरलैप करे, ओवरलैप तो हो ही नहीं रहा है, तो ये जीरो ओवरलैप है। या फिर अगर ये इस तरह से ओवरलैप करे, ओवरलैप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो यहां बैठे हैं, तो इनसे ओवरलैप करने के लिए तो इधर इधर से करना पड़ेगा ना ओवरलैप। या तो हम ऐसे ओवरलैप करें या फिर हम ऐसे ओवरलैप करें, बट अगर हम यहां ओवरलैप कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ओवरलैप। अब बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग हम कोवेलेंट बॉन्ड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड के अंदर भी हम अलग अलग तरह के ओवरलैपिंग नोटिस करते हैं, जैसे कि s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग यानी कि ss ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग। तो चलो डिटेल में समझते हैं पहले सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में किस तरह की ओवरलैपिंग होती है? यहां पर होती है एंड टू एंड ओवरलैप, या फिर इसे हम कहते हैं हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप मतलब यूं दोनों ऑर्बिटल जो है ना वो हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। कैसे देखते हैं। तो ये है मेरा छोटा सा क्यूट सा s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल होता है। ठीक है। यहां पर मैंने एक क्यूट सा हेड भी बना दिया है ताकि आपको वो समझ आए कि हेड ऑन ओवरलैप कैसा होता है। ठीक है। एंड दिस इज आवर p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है। इसका भी मैंने हेड भी बना दिया है और इसकी तो बॉडी भी बन गई है। ठीक है। तो ये मेरे दोनों ऑर्बिटल्स हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों ऑर्बिटल को हेड ऑन ओवरलैप करना है, मतलब हेड टू हेड ओवरलैप करना है, तो किस तरह की होगी ओवरलैपिंग? कुछ यूं होगी, करेक्ट? या फिर ऐसे भी हो सकती है हेड टू हेड, हेड ऑन इसे हम कहते हैं। और यही होता है जब इस तरह की ओवरलैपिंग होती है, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तब बनता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। एक और बात, जब भी इस तरह की हेड ऑन ओवरलैप होती है तो ये ओवरलैप जो है ना काफी स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब ये एक दूसरे में काफी ज्यादा ओवरलैप करते हैं एंड एज अ रिजल्ट जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्लियर यहां तक? ग्रेट। अब देखो यहां पर जो है ना दो तीन बातें याद रखनी है। सिग्मा बॉन्ड माने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, S फॉर सिग्मा, S फॉर स्ट्रॉन्ग। उसी तरह सिग्मा बॉन्ड आपको कहां मिलेगा? जहां पर भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे दैट इज सिग्मा बॉन्ड। कहीं पर भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ले लो, जहां सिग्मा बॉन्ड दिखा दैट सिग्मा बॉन्ड इज बेसिकली अ सिंगल बॉन्ड। तो S फॉर सिग्मा, S फॉर सिंगल, S फॉर सिग्मा, S फॉर स्ट्रॉन्ग। याद रहेगा सबको? ग्रेट। अब किस किस तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है सिग्मा बॉन्ड के अंदर? एक हो सकता है SS ओवरलैपिंग, यानी कि दो S ऑर्बिटल, ठीक है, ओवरलैप कर सकते हैं हेड ऑन। क्योंकि अगर आप देखो तो ये जो बेचारे S ऑर्बिटल होते हैं ना, ये तो गोल से होते हैं, इनके पास तो सिर्फ हेड ही है, तो हेड ऑन ओवरलैप तो कर ही सकते हैं। तो ये दो S जब इस तरह से हेड ऑन ओवरलैप करेंगे, इससे बनेगा SS ओवरलैपिंग एंड दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। दूसरा होता है sp ओवरलैपिंग, मतलब जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल ये दोनों हेड ऑन ओवरलैप करेंगे तो इसे हम कहेंगे sp ओवरलैपिंग। अब ये तो सबको पता ही है कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती ही तब है जब ये ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं, जब इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ताकि जैसे ही ये ओवरलैप करें वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप कर जाएं एंड दैट्स हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन हैपेंस।
और तीसरा होता है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग में क्या होगा, जब दो हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैप करेंगे कुछ इस तरीके से, तब हम उसे कहेंगे पीपी ओवरलैपिंग। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर एस एस ओवरलैपिंग हो सकती है, एस पी ओवरलैपिंग हो सकती है और पी पी ओवरलैपिंग भी हो सकती है। तो चलो यहाँ पर हम एक सिग्मा बॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे स्पेसिफिकली पी पी ओवरलैपिंग। ठीक है, पी पी ओवरलैपिंग कैसी होगी, जैसे हम देख रहे हैं कि ये एक पी ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल है और इनके बीच में हो रहा है पी पी ओवरलैप। देखो हेड ऑन ओवरलैप है। ठीक है, ग्रेट। अब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम यहां पर बात करेंगे C2H6 यानी कि ईथेन की, और हम देखेंगे कि किस तरह से इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसके अंदर है 2 कार्बन एटम्स और क्या है, और इसके अंदर है 6 हाइड्रोजन एटम्स। तो यहां पर भी हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं टोटल 6 हाइड्रोजन एटम्स और 2 कार्बन एटम्स। ये पर्पल वाले जो हैं ये कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, तो ये कार्बन एटम्स कैसे ओवरलैप करते हैं, हेड ऑन ओवरलैप करते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हेड ऑन ओवरलैप करते हैं और बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो 2 कार्बन एटम के बीच में होता है सिग्मा बॉन्ड। इसके अलावा ये जो 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं ये किस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, ये भी इनके साथ ओवरलैप, ये कार्बन एटम्स के साथ ओवरलैप कर रहे हैं हेड ऑन। तो यहां पर भी बन रहा है सिग्मा बॉन्ड्स। और मैंने जैसे मेंशन किया था कि सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, जहां पर भी सिंगल बॉन्ड है तो वहां सिग्मा बॉन्ड है। तो इसीलिए जब आप ईथेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कुछ ऐसा होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और उसके बाद 1 2 3 1 2 3, यहां पर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड्स। और ये सिंगल बॉन्ड्स क्या है, ऑल दीज सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। और सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं, बाय हेड ऑन ओवरलैप। चलो अब बारी है पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड वो होता है जहां पर ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैप होती है। साइड वाइज ओवरलैप बोले तो जैसे मान लो ये मेरे 2 प्यारे से पी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब की बार ये हेड ऑन ओवरलैप नहीं करेंगे। कैसे ओवरलैप करेंगे, इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। और जब भी वो इस तरह से साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा पाई बॉन्ड। एग्जैक्टली, सो पाई बॉन्ड मतलब साइड वाइज ओवरलैप। दूसरी बात, ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये हमें पी ऑर्बिटल्स में तो देखने को मिलता है लेकिन एस ऑर्बिटल में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों, अब यार एस ऑर्बिटल मेरा छोटा सा क्यूट सा, इसके पास तो बेचारा सिर्फ हेड ही है, तो ये हेड ऑन ओवरलैप ही करेगा ना, साइड वाइज ओवरलैप करेगा कैसे। तो अगर आप देखो तो एस ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है उस शेप के हिसाब से अगर वो कभी भी ओवरलैप करेंगे तो वो हेड ऑन ओवरलैप ही हो जाएगा। राइट, तो यही इसी वजह से हमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये कहाँ देखने को मिलता है, पी ऑर्बिटल्स में देखने को मिलता है लेकिन एस ऑर्बिटल्स में देखने को नहीं मिलता है। कि जब भी ये साइड वाइज ओवरलैप होता है तो उस टाइम पर इनके जो एक्सिस हैं, चाहे इनका हॉरिजॉन्टल एक्सिस देख लो या इनकी वर्टिकल एक्सिस देख लो, ये थ्रू आउट पैरेलल रहते हैं एक दूसरे के। राइट, तो चलो इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। पाई बॉन्ड की जब भी हम बात करेंगे तो वी विल बेसिकली टॉक अबाउट साइड वाइज ओवरलैपिंग, क्योंकि अगर किसी भी 2 ऑर्बिटल को इस तरीके से ओवरलैप करना है कि इनके जो एक्सिस है ना वो पैरेलल रहे एक दूसरे के। फॉर एग्जांपल ये वाला जो एक्सिस है वो इस एक्सिस के पैरेलल है, ये वाला जो एक्सिस है वो इस एक्सिस के पैरेलल है। अगर सारे एक्सिस पैरेलल रहने हैं और फिर भी उन्हें ओवरलैप करना है तो वो सिर्फ इसी तरीके से ओवरलैप कर पाएंगे और इस तरीके के ओवरलैप को हम कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, अब देखो ये किसी और तरीके से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हियर, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि इनके जो एक्सिस है ना ये सारे एक दूसरे से पैरेलल हैं बट स्टिल ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। राइट, हेड ऑन ओवरलैप नहीं हो रहा है, ये साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है। करेक्ट, तो ये ऐसे सिचुएशंस में बनते हैं पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड बनने के बाद, जैसे कि इस तरह का साइड वाइज ओवरलैप होने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। कैसे, अब आप देखो इस एक्सिस के ऊपर वाला जो शेप है ना, ये वाले शेप को अगर आप गौर करो तो ये शेप कुछ इस पैटर्न का आ रहा है। राइट,
साइड में ज्यादा और बीच में थोड़ा कम। उसी तरह नीचे वाले शेप को भी अगर थोड़ा गौर करो तो कुछ इस पैटर्न का शेप आ रहा है। तो एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी गेट आफ्टर साइड वाइज ओवरलैप। तो इसीलिए यहां पर लिखा है कि द ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग कंसिस्ट्स ऑफ टू सॉसर टाइप चार्ज्ड क्लाउड्स above and below the plane of participating atoms। तो इस तरह के हमें सॉसर यानी कि प्लेट टाइप के शेप में हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है पाई बॉन्ड। अब हम पाई बॉन्ड का भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, यहां हम बात करेंगे इथीन की, C2H4 इथीन। अब देखो एग्जाम्पल ऐसा लिया है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर है डबल बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड सिनेरियो में तभी आता है जब हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 2 कार्बन एटम्स हैं और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, तो यहां पे किस तरह का ओवरलैप हुआ, अभी अभी जो हमने देखा हेड ऑन ओवरलैप हुआ, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड था दैट इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, लेकिन ये दोनों का तो हेड ऑन ओवरलैप हुआ, बट इन दोनों का क्या हुआ, इन दोनों ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, इनका कैसा ओवरलैप हो रहा है, इनका हो रहा है साइड वाइज ओवरलैप। तो इसीलिए यहां पर बन रहा है पाई बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे ही सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इस केस में, वैसे ही साथ साथ पाई बॉन्ड भी बन जा रहा है बिकॉज ऑफ साइड वाइज ओवरलैप ऑफ दीज p ऑर्बिटल्स। ठीक है, और जहां तक H हाइड्रोजन एटम्स की बात है, उनके साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो तो हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं, तो यानी कि यहां पर जो बॉन्ड्स बन रहे हैं दे आर ऑल सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। राइट, तो एज अ रिजल्ट जो इथीन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, पहले तो हम सारे सिंगल बॉन्ड्स लिखेंगे, किसके लिए, सिग्मा बॉन्ड्स के लिए, जहां जहां हेड ऑन ओवरलैप हुई, और यहां पर जो है चूंकि साइड वाइज ओवरलैप भी हुई तो यहां बन गया डबल बॉन्ड। तो यहां पर ये है सिग्मा और ये है पाई, और ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं सिग्मा। ओके, सो आई एम बैक अगेन। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड में चूंकि हेड ऑन ओवरलैप होता है, तो ये जो ओवरलैपिंग होती है ये काफी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। मैंने पहले भी बताया था, S फॉर सिग्मा, S फॉर स्ट्रांग। दूसरी तरफ जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो इस केस में इनकी ओवरलैपिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, और जिस वजह से पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली काफी वीक होता है। ग्रेट, तो अब हम बात करने वाले हैं रोटेशन की। हम ये देखते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसके अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड ऐसा लिखा रहता है टेक्स्ट बुक्स में, बट इसका मतलब क्या होता है, ये देखो मैं क्या लेकर आई हूं, मैं लेकर आई हूं एक होममेड इथेन का स्ट्रक्चर, यानी कि C2H6। जो ये रेड वाले बॉल्स दिख रहे हैं दे आर कार्बन, और जो बाकी छोटे छोटे बॉल्स दिख रहे हैं दे आर हाइड्रोजन, और ये जो डंडे दिख रहे हैं बीच में दे रिप्रेजेंट द सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, ये जो है मैंने अपनी बिटिया रानी के बॉल से बना लिया है स्ट्रक्चर। वो सो रही थी तो मैंने भी अपना स्ट्रक्चर बना लिया। अगर जगी होती तो या तो वो इस स्ट्रक्चर को ले जाती या फिर वो अपने बॉल्स नहीं लेने देती, तो कुल मिलाकर मेरा स्ट्रक्चर बनता नहीं। तो एनीवेज उसके सोने का फायदा उठा लिया मैंने। तो चलो लेट्स गेट बैक टू द कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है मेरा, ये जो बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है, अगर मैं उसकी बात करूं तो इसके अबाउट मैं बिल्कुल आराम से इसे रोटेट कर सकती हूँ। फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, कहीं से भी देखो इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट इसे रोटेट कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी भी सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन इज आराम से पॉसिबल, और यही हम कहना चाहते हैं व्हेन वी से कि फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट सिग्मा बॉन्ड। अब देखते हैं कि पाई बॉन्ड के केस में क्या होगा। तो अब आ गया है मेरे हाथ में क्या, मेरे हाथ में आ गया है इथीन का स्ट्रक्चर, यानी कि C2H4। तो इथीन में क्या होता है, बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बोले तो पाई बॉन्ड है इसमें, करेक्ट। तो अब देखो, अब क्या मैं ठीक उसी तरीके से जैसे मैं पिछले वाले स्ट्रक्चर में इसे आराम से रोटेट कर रही थी, क्या मैं वैसे रोटेट कर पा रही हूं? अब तो रोटेट ही नहीं हो रहा है। नो मैटर हाउ मच आई ट्राई, बट अब रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज इस डबल बॉन्ड की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये लॉक हो चुका है, और अगर मैं बहुत ज्यादा ट्राई करूंगी तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो दैट्स द रीजन हम कहते हैं कि पाई बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन इज वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, तो बच्चों
आई वुड वॉन्ट यू ऑल्सो टू क्रिएट सम स्ट्रक्चर्स लाइक दिस एंड ट्राई इट ऑन योर ओन, तभी तो मजा आएगा पढ़ने का। तो बच्चों, अभी तक हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में जो भी पढ़ा उसके बेसिस पर हम इन दोनों के बीच में इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है? सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग देयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यानी कि जिसे हम कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, उनके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है। ये कैसे होता है? बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है? एस 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 पी ओवरलैप, एस 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 पी या पीपी के ओवरलैप से बनता है। पाई बॉन्ड की अगर बात करें तो ये सिर्फ पीपी ओवरलैप से बनता है। एस से बनेगा कैसे? हमने देखा है ना, एस में तो सिर्फ हेड ही हेड होता है, तो साइड वाइज ओवरलैप नहीं हो पाता है। सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैप ज्यादा होता है, ज्यादा वो लोग एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, एज अ रिजल्ट द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। यहां पर ओवरलैप कम होता है तो बॉन्ड इज वीक। सिग्मा बॉन्ड हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हम देखते हैं, जैसे देखो ये ओवरलैप किया, ठीक है, तो देखो ये ओवरलैप किया, तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ना ओवरलैप वाले रीजन में, देयर इज जस्ट वन क्लाउड। लेकिन जैसे ही हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास दो क्लाउड्स होते हैं। सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, हमने थोड़ी देर पहले देखा था। पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। सिग्मा बॉन्ड बोले तो सिंगल बॉन्ड, कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड है तो दैट इज सिग्मा बॉन्ड। और जहां मल्टीपल बॉन्ड्स हमें दिखता है, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वहां पर पिक्चर में आता है पाई बॉन्ड। तो ये है सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कहानी यहां तक तो सही जा रही थी, बट अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि इस थ्योरी के बेसिस पर हम जो हैं सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जैसे अगर हम बात करें मीथेन की, CH4, या फिर NH3 एमोनिया की, या फिर वाटर H2O की, इन सारे स्ट्रक्चर्स में हम क्या देखते हैं कि इनके जो बीच के एंगल्स हैं ना वो कुछ ऐसे हैं। किसी में 109.5 डिग्री है, तो किसी में 107 डिग्री है, तो किसी में 104.5 डिग्री है, ठीक है। अब हमारा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसका कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि यार ये जितनी भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, जो भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से अब जैसे मान लेते हैं, हम बात करते हैं पी के जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, PX, PY, PZ, वो तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, है कि नहीं? तो अब सोचने वाली बात है कि अगर सिर्फ ऑर्बिटल के ओवरलैप से ही ये सारी चीजें बन रही है, तो अब PX, PY, PZ तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उनके साथ अगर कोई दूसरा ऑर्बिटल ओवरलैप कर भी रहा है, बट स्टिल उनके बीच का एंगल तो फिर 90 डिग्री ही रहना चाहिए। तो फिर ये ऐसे अलग अलग वैल्यूज कहां से आ रही हैं एंगल्स की? तो कुछ तो गड़बड़ था, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट मीथेन, और हम समझते हैं कि कहां पर गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट मीथेन। अब मीथेन के अंदर मेरा सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन। अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p2, यानी कि 2s के अंदर हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p के अंदर हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। और ये तो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ऑलरेडी सीखा है कि जहां पर भी जिस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो ऑर्बिटल ओवरलैप करने जाते हैं और फिर वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वाले ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप कर जाते हैं, ये हमें पता है। तो अब ये जो कार्बन है मेरा, ये क्या करना चाहेगा? ये अपने ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको पेयर अप करना चाहेगा। तो इसने बोला ठीक है, एक अच्छा आइडिया है कि मैं दो हाइड्रोजन को बुलाता हूं और उनके साथ ओवरलैप कर लेता हूं। दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, ठीक है। तो अगर कार्बन ऐसा करता है तो क्या बनेगा? मेरा जो कंपाउंड है वो बनेगा CH2, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्या CH2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इन रियलिटी? It doesn't exist because CH2 is a very 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 reactive molecule and that's why it doesn't exist independently. अब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कौन करता है? मीथेन, CH4। तो अब अगर मैं कहूं कि ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, इस थ्योरी से तुम मुझे समझाओ कि CH4 क्यों बन रहा है? CH2 तो बन नहीं रहा है, CH4 क्यों बन रहा है? तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
तो यहीं पर आती है एक नई कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यस, तो हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत यहीं से होती है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? अब हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में ये कहते हैं हम कि यार होता ऐसा है ना कि अभी देखो जो कार्बन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा उसमें इसका वैलेंस शेल क्या है? n इज इक्वल टू 2, दैट इज द वैलेंस शेल। तो मतलब वैलेंस शेल में 2s और 2p ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। 2s का एनर्जी जो है वो 2p से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है कि यार ऐसा करो ना कि 2s और 2p ये दोनों जो है कंबाइन होके बना देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और फिर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जाएंगे तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको अभी कुछ नहीं समझ आया होगा कि एग्जैक्टली कैसे बनता है CH4, बट ये तो बस इंट्रो है, मैं सिर्फ इंट्रो दे रही हूं कि हाइब्रिडाइजेशन जरूरी क्यों था, कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन आया, ठीक है। इतना समझ आ गया? तो चलो बस अब समझेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल क्लियर। तो हाइब्रिडाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था पॉलिंग ने। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी एटम के अंदर जो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होके बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इन सब की एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट होती है, इन सब की एनर्जी बराबर होती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे मिक्सअप होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दे फॉर्म बेटर स्टेबल बॉन्ड्स, ये बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। ओके, ठीक है। अगर यहाँ पर हम एक स्टोरी से समझें तो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा अच्छा समझ आएगा? वो तो है। चलो एक स्टोरी का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज कि एक कंट्री में, किसी भी देश में, जैसे हम हमारे ही देश की बात करते हैं, हमारे देश में जैसे कुछ भी अगर होता है, जैसे लेट्स से कोई लड़ाई छिड़ जाती है, कोई वॉर होता है, तो क्या हम डायरेक्टली लड़ने चले जाते हैं? नहीं, हम तो आराम से प्रोटेक्टेड बैठे रहते हैं। लड़ने कौन जाते हैं? जो बॉर्डर पे हैं, जो हमारे आर्मी के लोग हैं वो जाते हैं, राइट। अच्छा, अब ये जो आर्मी के लोग हैं ये कौन हैं? ये हमारे ही जैसे लोग हैं जिन्होंने एक स्पेशल ट्रेनिंग अंडरगो की है और वो अब इस लायक हैं कि दे कैन हैंडल सच वॉर लाइक सिचुएशंस। ठीक है, ये बात तो सबको समझ आ रही है? ठीक है, अब बात करते हैं हम एक एटम की। ठीक है, अब मान लो एटम को बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो एटम इज लाइक द कंट्री, देश जो है दैट इज एटम, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन है दैट इज लाइक द वॉर, जंग जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन है। अभी के लिए बस एज्यूम करो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एनालॉजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब एटम को जो है बॉन्ड बनाने के लिए अपने कुछ ऑर्बिटल्स को भेजने हैं, तो वो किसको भेजेगा? जो अंदर इनर ऑर्बिटल्स हैं वो तो प्रोटेक्टेड है, उनका कुछ काम ही नहीं है, तो वो इनर ऑर्बिटल्स हमारे जैसे हैं जो प्रोटेक्टेड बैठे हैं अंदर। तो एटम किसे भेजेगा? जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो तो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, लेकिन देखा यह जाता है कि ये वैलेंस शेल में बैठे हुए जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जीज अलग अलग भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि भाई कार्बन की ही बात करें, उसके वैलेंस शेल में 2s भी है और 2p भी है। अब 2s और 2p का एनर्जी तो अलग अलग है, राइट। अब बाउंड्री में बैठे, जो भी बॉर्डर में बैठे हर एक इंसान को तो आप लड़ाई के लिए नहीं भेज सकते हो, तो वो बंदा जो है दैट गाय शुड बी ट्रेन्ड टू हैंडल द वॉर, राइट। तो एटम सोचता है कि ठीक है, एक काम करते हैं कि किसी की एनर्जी कम है, किसी की एनर्जी ज़्यादा है, तो एक काम करो, तुम लोग सब आपस में मिक्सअप हो जाओ, सब आपस में जो है कंबाइन हो जाओ और जो टोटल एनर्जी है उसको इक्वली बांट लो। ठीक है, तो मान लो एक 2s ऑर्बिटल है, एक 2p ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी अलग है। तो एटम ने बोला कि भाई आपस में मिल जाओ, तुम लोग मिक्स हो जाओ। तो दोनों मिक्स हो गए, जो टोटल एनर्जी है उसको वापस दोनों में बराबर बांट दिया। तो अब बन क्या गया? अब कोई s और p ऑर्बिटल नहीं रहा, क्या रहा? अब ये भी sp बन गया, ये भी sp बन गया, और दोनों की एनर्जी हो गई बराबर। कि जो वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन हो जा रहे हैं, और कंबाइन होके
वो जो टोटल एनर्जी है उसे सब में बराबर बांट दे रहे हैं। ठीक है, सब में बराबर बंट गया तो अब मेरे पास क्या मिला, मुझे आउटपुट, मुझे मिला हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, अब एनर्जी सेम है, इनकी शेप सेम है, करेक्ट। तो इनकी एनर्जी सेम है, इनकी शेप सेम है, और ये जो बॉन्ड बनाते हैं दे मेक मोर स्टेबल बॉन्ड्स, तो ज्यादा बेहतर बॉन्ड भी बनाते हैं। तो इस तरह से बनते हैं मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो प्रोसेस होता है, द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब डेफिनेशन तो आप रट ही लोगे अपनी किताब से, बट ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबको समझ आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ग्रेट, अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कुछ फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। यानी कि अगर एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहा है तो मेरे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 2, क्योंकि एक s और एक p हाइब्रिडाइज हो रहे हैं तो टोटल 2 बनेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं तो टोटल कितने बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? 3। सो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, दूसरा फीचर, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन सब की एनर्जीज बराबर होती है। तीसरा फीचर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स, ये ज्यादा स्टेबल बॉन्ड्स बनाते हैं, और इनफैक्ट वही तो कारण है पूरा हाइब्रिडाइजेशन के होने का। ठीक है, और चौथा फीचर ये है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इनके कुछ स्पेसिफिक शेप्स होते हैं, राइट। तो ये शेप्स किस तरह से डिसाइड करते हैं हम, यहां पर भी वही सेम लॉजिक होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के शेप कुछ इस तरह से होते हैं कि इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो। और रिपल्शन मिनिमम कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ी ही देर में हम अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ गया ये जो 4 मेन फीचर्स हैं ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अब बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन के इस प्रोसेस को होने के लिए ना हमारी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो पहला कंडीशन तो ये है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब जो ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, दे शुड बी पार्ट ऑफ द वैलेंस शेल। ठीक है, क्योंकि इनर शेल वालों का तो वैसे ही कोई रोल नहीं होता है, राइट। तो जो वैलेंस शेल में है वही ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइन होके हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन, ये जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, इनकी एनर्जीज ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं, बट ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं 2s और 2p की, तो 2s और 2p की एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, बट इनके एनर्जी में थोड़ा ही डिफरेंस है, तो इसीलिए ये दोनों साथ में कंबाइन होके हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं लेट्स से 2s और 3d की, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों जो है ये कभी भी हाइब्रिडाइज नहीं होंगे। करेक्ट, तो मतलब जो लोग हाइब्रिडाइज हो रहे हैं साथ में, उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। दे शुड बी ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल एनर्जी। क्लियर। तीसरा कंडीशन ये है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑर्बिटल अगर वैलेंस शेल का पार्ट है, बट अगर वो फिल्ड है, तब भी कई बार देखा जाता है कि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब वो आपस में एटम के अंदर ही वो सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो। क्लियर यहां तक? तो अब ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस के बेसिस पर ऐसा देखा गया है कि कुछ कुछ ऐसे एटम्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं जहां पर हाइब्रिडाइजेशन काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा होती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इस तरह के एटम्स की, तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कम देखने को मिलता है।
सो लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बहुत तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, sp3d2, dsp3, d2sp3। तो ये जो इतने सारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, इनका मतलब क्या होता है? तो व्हेन वी से sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब होता है जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2, इसका मतलब जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3, जब एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल साथ में कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं sp3 ऑर्बिटल। और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आगे आप खुद ही समझ गए हो कि वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो डिस्कस करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसा कि मैंने बताया, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल साथ में मिक्सअप हो जाते हैं तो वो बनाते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज। ठीक है, तो कितने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं? दो, क्योंकि एक s और एक p मिल के बनाते हैं दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, इसमें 50% s कैरेक्टर होता है और 50% p कैरेक्टर होता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर बना रहे हैं इसे, राइट। ये देखा गया है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स के सेंटर एटम पे sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, सेंट्रल एटम अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है और अगर ये सेंट्रल एटम दो कॉर्नर एटम से अटैच्ड है, तो उस तरह के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है लीनियर। यस, तो हम देखते हैं कि इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम के कंपाउंड्स में देखा जाता है, कार्बन के कंपाउंड्स में भी देखा जाता है जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। चलो बात करते हैं बेरिलियम क्लोराइड की, BeCl2। ठीक है, तो यहां पर मेरा सेंट्रल एटम क्या है? Be। तो अगर मैं Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये क्या होगा? 1s2 2s2। ठीक है, तो इसे अगर हम ब्लॉक्स के अंदर लिखें तो क्या होगा? अगर यहां पर हमने सिर्फ वैलेंस शेल को डिनोट किया है, ठीक है, विच इज 2s। 2p को भी अभी लिखा हुआ है फिलहाल के लिए। तो अभी मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है कि 2s के अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बट मुझे स्ट्रक्चर किसका बनाना है? BeCl2, यानी कि बेरिलियम को दो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है। अब बॉन्ड वो तभी बना पाएगा जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो मुझे चाहिए कि बेरिलियम के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, बट अभी फिलहाल उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने कहा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि अभी तो इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन 2s में है, बट मैं एक इलेक्ट्रॉन को जो है भेज देती हूं 2p में। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मेरा 2p में चला जाएगा तो क्या होगा? ये s और p जो है ये दोनों क्या हो गए? ये हाइब्रिडाइज्ड हो गए। हाइब्रिडाइजेशन में यही तो करते हैं, दो ऑर्बिटल को हम मिक्स कर देते हैं ताकि उनकी एनर्जीज जो है वो इक्विवेलेंट हो जाए और सब में हम बराबर इलेक्ट्रॉन बांट देते हैं। तो इन दोनों को हमने मिक्स करके और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लिए, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब मेरा पर्पस क्या था? मुझे बेरिलियम के अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ताकि ये दो क्लोरीन एटम के साथ ओवरलैप कर सके। क्लोरीन में कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल, क्योंकि अगर आप क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, चलो लिख ही लेते हैं। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, राइट। तो क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल 7 है ना। तो इसका जो वैलेंस है ये कौन सा है? p ऑर्बिटल। तो इसीलिए देखो यहाँ पर जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं ये p ऑर्बिटल है क्लोरीन वाले। ठीक है, तो अब ये क्लोरीन के जो दो ऑर्बिटल्स हैं, जो दो एटम्स हैं, इनके साथ क्या कंबाइन होगा? sp ऑर्बिटल। ठीक है, तो आपने देखा, नोटिस किया कि ये जो sp है ना, मतलब 2s और 2p जो था वो दोनों हट के ये आ गए, sp आ गए, राइट। तो लेट्स से दिस वाज 2s, अर्लियर दिस वाज 2s, अर्लियर दिस वाज 2p। तो ये दोनों गायब हो गए पिक्चर में से और क्या आ गया? ये sp आ गया। और sp का शेप कैसा होता है? लीनियर होता है। और उस तरीके से ये बॉन्ड बन जाएगा, BeCl2 बन जाएगा। जब बेरिलियम दो क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, बॉन्ड बनाएगा और ये मेरा BeCl2 बन जाएगा। तो BeCl2 का शेप कैसा होगा? लीनियर होगा।
अब ये लीनियर शेप का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? एक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन से आ रहा है, क्योंकि sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका भी शेप लीनियर होता है। और ये जो बाकी दो येलो वाले हैं ये क्या है? ये बाकी जो दो 2p ऑर्बिटल्स हैं वो है, क्योंकि वो तो हाइब्रिड नहीं हुए हैं, वो उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वो दोनों एज इट इज पड़े हैं, वो दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। करेक्ट, सिंपल था कॉन्सेप्ट, इतना मुश्किल नहीं था। ग्रेट। तो इस तरह से बनता है BeCl2 विच इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। अब बारी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स साथ में मिक्सअप होते हैं तो ये बनाते हैं 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ऑब्वियसली नीडलेस टू से कि ये जो तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनकी इक्विवेलेंट एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये बोरोन के काफी कंपाउंड्स में देखने को मिलता है, और ये कार्बन के भी ऐसे कंपाउंड्स में देखने को मिलता है जहां पर डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो। तो यहां पे हम देखते हैं कि जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स, दो p ऑर्बिटल मतलब अगर एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में होगा, तो जब ये तीनों साथ में फ्यूज हो जाते हैं तो हमें स्ट्रक्चर कैसा मिलता है? हमें ज्योमेट्री कैसी मिलती है? हमें मिलता है ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, राइट। तो चलो एग्जांपल्स देखते हैं। चलो अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं विथ BF3। तो यहाँ सेंट्रल एटम क्या है? बोरोन। तो बोरोन का कैसा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p1। तो इसे अगर हम ब्लॉक्स के अंदर लिखें तो कुछ ऐसा होगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि बोरोन 3 फ्लोरीन एटम से कंबाइन करे, यानी कि बोरोन के अंदर मुझे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट अभी कितने हैं? अभी सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। तो मैं क्या करूंगी? मैं कहूंगी कि यार यहां से जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन को उड़ा देते हैं, यहां भेज देते हैं, तो सब में 1-1 रह जाएगा मेरे पास, सब में 1-1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। सो दैट्स अ ग्रेट आइडिया। तो कितने ऑर्बिटल्स को मिक्सअप होना पड़ेगा? 2s 2p 2p। तो ये 2p 2p 3 बार क्यों है? क्योंकि 2p के 3 होते हैं ना, 2px 2py 2pz, राइट। तो ये 2s, ये 2p और ये 2p, ये तीनों हाइब्रिड बन जाएंगे। तो देखो ये उड़ के यहां चला गया और उसके बाद ये तीनों येलो कलर के हो गए, क्योंकि ये तीनों क्या हो गए? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं, ठीक है। तो यहां पर भी वही होगा। पहले क्या था? ये देखो, ये गोल वाला s था, 2s था, और ये वाला 2p था, ठीक है, मतलब 2px 2py 2pz। अब आप देखोगे जैसे ही ये क्या है? ये तीनों फ्लोरीन के एटम्स हैं। तो जब ये कंबाइन होंगे तो किसके साथ कंबाइन होंगे? देखो वो सारे गायब हो गए, क्या आ गया? sp2 sp2 sp2। सिर्फ एक ये ब्लू वाला बच गया जो कि ये वाला 2p है, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो जो sp2 और हाइब्रिड ऑर्बिटल है उन्हीं के साथ फ्लोरीन जो है वो बॉन्ड बना रहा है, और इसी तरीके से ये वाला मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बन रहा है। सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है, राइट। एक बार अगर आपको समझ आ गया कि कौन से वाले ऑर्बिटल्स मिक्सअप होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल मॉलिक्यूल का भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मुझे शेप कैसा मिल रहा है? देखो अगर आप sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप देखो तो वो क्या था? इसका शेप था ट्राइगोनल प्लेनर। तो जब आप BF3 का शेप देखोगे, BF3 का भी जो स्ट्रक्चर है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा इसका स्ट्रक्चर। अब बारी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल और तीनों के तीनों p ऑर्बिटल जब साथ में कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं इक्विवेलेंट एनर्जी वाले 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगर हम इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो हम देखते हैं कि इनके अंदर 25% s कैरेक्टर होता है और 75% p कैरेक्टर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर s तो एक ही है पर p 3 है, राइट। तो इसका मतलब s का सिर्फ 25% कैरेक्टर है और p का 75% कैरेक्टर है। अब बात करते हैं इसके ज्योमेट्री की। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इन्हें हम कुछ इस तरीके से हमें अरेंज करना पड़ता है ताकि इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन पेयर्स का रिपल्शन मिनिमम हो। सो दिस इज हाउ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप होता है।
when they are placed at towards the four corners of a tetrahedron। और जब हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इनके बीच का जो एंगल होता है दैट एंगल इज 109.5 डिग्री, और यही एंगल हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ मीथेन दैट इज CH4। तो इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि CH4 में हमें देखने को मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझने का टाइम आ गया है और हम एग्जाम्पल लेंगे यहां पर मीथेन का। ठीक है, तो मीथेन में सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन, और कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल 4 हैं। तो अगर हम वैलेंस शेल को ऐसे ब्लॉक में बनाएं तो 2s2 और 2p2, 2p में इसी तरह से जाता है इलेक्ट्रॉन्स, हमने पढ़ाई है ये सब ऑफ बॉ प्रिंसिपल में। बहुत बढ़िया। अब देखो, हमें चाहिए क्या? कार्बन को 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, यानी कि कार्बन को क्या चाहिए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट अभी फिलहाल इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहां से एक इलेक्ट्रॉन को कूदा देंगे यहां पर। कूद जाओ भाई। जैसे ये कूद जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये क्या हो गया? बेसिकली ये s और ये जो तीनों p ऑर्बिटल्स थे ये सारे हो गए मिक्सअप। तो ये सारे बन गए क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 क्यों? क्योंकि एक s और 3 p के ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं। तो टोटल कितने बने हैं? टोटल 4 sp3 ऑर्बिटल्स बने हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो पहले यहां पर क्या था कि s में थे 2 इलेक्ट्रॉन्स और p में थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक p में था, एक और p में था, है कि नहीं? इस तरीके से था अरेंज्ड। अब क्या कर दिया हमने इसे चेंज कर दिया, हमने कुछ ऐसा कर दिया। करेक्ट। अब हमारे पास क्या हो गया? ये सारे जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये सारे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके इस तरीके से बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, और इसी तरीके से बन रहा है मेरा मीथेन। तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बन रहा है टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के भी यही शेप्स होते हैं और उसकी वजह से ये मीथेन जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है उसका भी यही वाला ज्योमेट्री होता है। अब यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट बात नोट करेंगे कि ऐसा नहीं है कि कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करता है। कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में कार्बन sp2 भी करता है, कहीं कहीं पर sp भी करता है, जैसे कि इथीन एंड इथाइन। तो चलो अभी इथीन और इथाइन के स्ट्रक्चर्स को भी देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे इथीन यानी कि C2H4। तो इथीन के अंदर क्या होता है? कार्बन का नॉर्मली तो यही सीन रहता है, 2s2 और 2p2 ऐसे ही रहता है इसका सीन। बट C2H4 बनाने के लिए कार्बन को एक तो कार्बन से बॉन्ड बनाना है, किसी भी एक कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इसे कार्बन से बॉन्ड बनाना है और इसे 2 हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बनाना है, राइट। तो इसका मतलब इसे 2 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा इस केस में? तो ये इलेक्ट्रॉन तो कूद के यहां चला जाएगा, बट जो हाइब्रिडाइज होंगे वो सिर्फ s और p के 2 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, आखिरी वाला नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आखिरी वाले को जो है ना सिग्मा बॉन्ड बनाना ही नहीं है, आखिरी वाले को तो पाई बॉन्ड बनाना है, राइट। तो आखिरी वाला देखो कैसे बनेगा, तो आखिरी वाला जो है ना वो एज इट इज रह जा रहा है इस केस में। तो यहां पर हो क्या रहा है? कुछ ऐसा हो रहा है, ये 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये जो 2 है ना ये गायब होके इस तरह से इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जा रहे हैं, राइट। तो sp2 और ये जो डार्क वाला दिख रहा है ना ये वो है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब दिस इज बेसिकली 2p, दिस इज बेसिकली 2p, और बाकी जो भी दिख रहे हैं दे आर ऑल sp2 sp2 sp2। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच में बन गया सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड किसके किसके बीच में बना? ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों के बीच में बन गया सिग्मा। 2p और 2p के बीच में क्या बन जाएगा? इन दोनों के बीच में बन जाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, और इन बाकियों के साथ क्या होगा? बाकी जो ये यहां पर हैं ये सारे क्या है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके साथ हाइड्रोजन का बन जाएगा
सिग्मा बॉन्ड। तो बेसिकली ये क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। और ये सिग्मा बॉन्ड किसके ओवरलैप से बन रहा है, ये बन रहा है sp2s के ओवरलैप से, क्योंकि कार्बन की तरफ से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन की तरफ से 1s ऑर्बिटल। तो sp2s के ओवरलैप से, हेड ऑन ओवरलैप से बन रहा है ये वाला सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके से बनता है इथीन का स्ट्रक्चर। और इस तरीके से यहां पर हम देखते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है हमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें इथाइन की, जिसके अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एज सच तो कार्बन की वही सिचुएशन होती है 2s2 2p2। ठीक है, बट यहां भी क्या होगा वही कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कूद के चला जाएगा 2p में। बट यहां पर जो हाइब्रिडाइज हो रहे हैं वो सिर्फ ये दो ही हो रहे हैं, ये sp और ये sp। अब ये दोनों ही नहीं हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसे भी पाई बॉन्ड बनाना है, इसे भी पाई बॉन्ड बनाना है, तभी तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, राइट। तो एज अ रिजल्ट यहां पर क्या हो जाएगा, देखो कार्बन का जो पुराना स्ट्रक्चर है वो गायब होके ये आ गए हमारे। ठीक है, तो ये जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो इनके बीच में बन गया सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड किसके किसके ओवरलैप से बना, sp और sp ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना। ठीक है, अब बाकी जो दो हैं उनमें क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये p ऑर्बिटल, एक ये p ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में बन गया पाई बॉन्ड। ठीक उसी तरीके से इन दोनों के बीच में फिर से बन गया पाई बॉन्ड। ठीक है, और इनके साथ क्या हुआ, जो एक और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल था उनके साथ हाइड्रोजन आके बना लेगा सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर बन जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड, यहां पर बन जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड। तो कुल मिला के ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई। ठीक है, और इसी तरीके से बन जाएगा इथाइन का स्ट्रक्चर। और ये है मेरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखो sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसका भी शेप कैसा है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप होता है लीनियर। इसीलिए देखो इथाइन का भी जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। तो चलो अब बात करेंगे हम एमोनिया की। अब देखते हैं कि एमोनिया को हम लोग वैलेंस बैंड थ्योरी से हाइब्रिडाइजेशन के साथ एक्सप्लेन कर पाते हैं कि नहीं, इसके स्ट्रक्चर को। तो इसमें मेरा सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। तो अगर हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। तो अगर वैलेंस शेल की बात करें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे करना क्या है, नाइट्रोजन को जो है ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो जिसके लिए इसे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर हमें इन सभी की जरूरत है, 2p 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 तीनों की जरूरत है। तो क्या होगा, 2s और ये सारे तीनों के तीनों 2p ये सारे आपस में मिलके हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये सारे जो हैं बन जाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये मेरे 3 हाइड्रोजन हैं। तो इन 3 हाइड्रोजन के साथ कैसे बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से हेड ऑन ओवरलैप से बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यानी कि यहां पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो चलो 3 तो हमारे यूज हो गए, बट ये जो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, जो यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जो यहां मुझे हमें दिख रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह जाएगा एज लोन पेयर्स। ठीक है, तो यहां पर कौन सा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हुआ, NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां पे किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह का ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रन। लेकिन जब हम NH3 की बात कर रहे हैं, sp3 के केस में तो टेट्राहेड्रन होता है, बट NH3 में चूंकि यहां पर लोन पेयर्स हैं, इसकी वजह से इसका शेप क्या है, अलग हो जा रहा है। क्योंकि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर का अपना रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, और इन सब की वजह से मेरा यहाँ पर जो शेप है ये सिर्फ इन बॉन्ड पेयर्स की वजह से होता है, और इसका शेप हो जाता है पिरामिडल। अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो एंगल है ये भी रिड्यूस हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन अधिक हो जाता है यहाँ पर कंपेयर्ड टू मीथेन।
ठीक है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले वेस्पर थ्योरी में भी डिस्कस किया था, राइट। तो इस वजह से NH3 का जो शेप होता है ये कैसा होता है, ये पिरामिडल शेप होता है। अब बात करेंगे हम वाटर की। यहां पर मेरा सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p4। तो इसे अगर हम ब्लॉक्स में लिखें तो ये कुछ ऐसा होगा 2s2 2p4, ठीक है। तो यहां पर 2s और 2p में हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p और 2p इन दोनों में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये H2O बनाने के लिए क्या होगा, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, है कि नहीं, ऐसा ही होगा। बट उससे पहले होगा क्या, ये सारे जो है ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ठीक है। ये 2s और तीनों 2p ये सब लोग हाइब्रिडाइज हो जाएंगे ताकि दे आर एबल टू फॉर्म मोर स्टेबल बॉन्ड, ठीक है। तो हाइब्रिडाइज हो गए, सारे sp3 बन गए, क्लियर है यहां तक। तो सारे sp3 बन गए। अब इसमें से जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ये ग्रीन वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दो ग्रीन वाले इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन ओवरलैप से बना लेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और ब्लू वाले क्या करेंगे, इनके अंदर तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह रह जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसके ज्योमेट्री की बात करें, चूंकि sp3 है तो ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रन है, लेकिन अगर हम इसके शेप की बात करें तो लोन पेयर को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसका जो शेप है दैट इज कॉल्ड बेंट शेप, या फिर बहुत लोग इसे एंगुलर शेप भी कहते हैं, बहुत लोग इसे वी शेप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वाटर। और यहां पर हम देखते हैं चूंकि दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन जो है ये और अधिक है, एज अ रिजल्ट ये एंगल और फर्दर डिक्रीज होके बन जाता है 104.5 डिग्रीज। तो अभी तक हमने जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन देखी उसमें sp ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थे, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे हम हायर एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे तो उनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होने लगेंगे, राइट। तो एज अ रिजल्ट जो हाइब्रिडाइजेशन होगा मेरा उसमें भी d ऑर्बिटल भी आ जाएंगे, है ना। तो अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दो, जब हम एनर्जीज की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि 3d जो है इसकी एनर्जी 3s और 3p के कंपेरेबल है कि नहीं, क्योंकि ये सारे n इज इक्वल टू 3 को बिलोंग करते हैं, तो 3s 3p 3d इनके एनर्जीज कंपेरेबल हैं, तो इसीलिए ये जो है हाइब्रिडाइज हो सकते हैं साथ में, क्योंकि ये कंपेरेबल एनर्जीज के हैं। अब उसी तरह से अगर हम 3d 4s और 4p को कंपेयर करें, इनके भी एनर्जीज कंपेरेबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि हालांकि n की वैल्यू तो अलग है, लेकिन अगर हम l की वैल्यू भी कंसिडर करें, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी कंसिडर करें, क्योंकि एनर्जी का कैसे पता चलता है, n+l रूल से। तो n+l रूल से आप देखो तो 3d 4s 4p इनकी एनर्जीज भी कंपेरेबल है, तो यानी कि ये भी आपस में हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, ठीक है। अब जब कभी भी 3s 3p 3d ये आपस में हाइब्रिडाइज होंगे तो हमें किस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, तो हमें मिलेंगे sp3d sp3d2 इस तरह के मिलेंगे। और जब 3d 4s 4p ये हाइब्रिडाइज होंगे तब हमें किस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, तब हमें मिलेंगे dsp3 d2sp3, राइट। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो 3d ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी 3s 3p वालों से भी कंपेरेबल है और इसकी एनर्जी 4s 4p वालों से भी कंपेरेबल है, तो ये इन दोनों ही ग्रुप में हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। तो सिमिलर लॉजिक से जिस तरह से हमने s और p ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन देखे, उसी तरह से जब d ऑर्बिटल भी आ जाएगा तो इनके अलग अलग हाइब्रिडाइजेशंस बन सकते हैं, जैसे कि dsp2 sp3d dsp3 sp3d2 या फिर d2sp3, ठीक है। और इन सब के एक एक कॉरेस्पॉन्डिंग शेप भी होंगे, जैसे कि dsp2 यानी कि स्क्वायर प्लेनर, sp3d यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, dsp3 मतलब स्क्वायर पिरामिडल और sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो dsp2 कब बनेगा, जब एक d एक s और दो p ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे। sp3d मतलब जब एक s 3p और एक d,
DsP3 मतलब 1D 1s 3p, और sp3d2 मतलब 1s 3p 2d। ठीक है, तो इसी तरीके से कंबाइन होके ये बनाएंगे। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इनके रेस्पेक्टिव। तो इफ यू वांट यू कैन डू अ प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज कि किस तरह से इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। हालांकि अभी हम भी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन का, एंड वी विल कंसीडर PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर हम देखें तो इसमें मेरा सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस, राइट। तो अगर हम फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। तो कुछ ऐसा हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसके वैलेंट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 5, करेक्ट। तो इसे अगर हम ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा 3s2 3p3। ठीक है, ग्रेट। अब इस फॉस्फोरस को करना क्या है, इसे 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो अब 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 5 कहां से आएंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर से एक इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ गए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ क्या हो गया, ये यहां से लेकर के यहां तक ये सारे ऑर्बिटल्स जो हैं ये मिक्सअप हो गए, दे अंडरवेंट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या बन गए, s3p, यानी कि एक s ऑर्बिटल, 3p के ऑर्बिटल और एक d का ऑर्बिटल। तो ये क्या बनाएगा, sp3d। तो इसीलिए इसे हम कहेंगे sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और उसके बाद ये जो है, अब जैसे पहले ये इस तरह का था, राइट, जहां पर 3s2 था और 3p3 था। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये कैसा हो गया, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब जब क्लोरीन का एटम आएगा तो ये वो हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह से अटैच होके और बॉन्ड बना के बना लेगा PCl5। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर मेरा कैसा होगा। तो यहां पे स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभी थोड़ी देर पहले हमने वो लिस्ट में देखा था कि जब sp3d होता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, समझ आ गया। चलो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल, और आप भी इसी तरीके से उस टेबल में जो और भी मॉलिक्यूल्स दिए हुए थे उनको खुद से ट्राई कर सकते हो। तो यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं SF6 का। तो इसका सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, इसे अगर हम ब्लॉक्स में लिखें तो ये कुछ ऐसा होगा 3s2 3p4। ठीक है, देखो ये ऐसे हमने इसमें पेयर्ड क्यों डाला है, इसमें अनपेयर्ड क्यों डाला है, ये तो सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने पढ़ा था तो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से हमने देखा था, राइट, कि पहले हम सबको सिंगली ऑक्यूपाइड करते हैं, उसके बाद ही हम उनको पेयरिंग अप स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐसा रहेगा। ठीक है, बट मुझे क्या देखना है, मुझे सल्फर को जो है 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनवाना है, राइट। तो अब ऐसा करने के लिए मुझे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि मेरे पास अभी फिलहाल तो नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये करूंगी कि यहां से मैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा दूंगी। जैसे देखो 3s से मैंने एक्साइट करवा दिया, यहां पर 3d से या हमने 3p से हमने एक्साइट करवा दिया यहां पर। तो अब हमारे पास टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, बट एट द सेम टाइम यहां से लेकर के यहां तक के सारे ऑर्बिटल्स जो हैं ये मिक्सअप हो गए, ये सारे हाइब्रिडाइज हो गए। तो क्या क्या हाइब्रिडाइज हुआ, एक s ऑर्बिटल, s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल्स और d के कितने ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल्स, ये सारे इन्वॉल्व थे इस मिक्सिंग अप में। तो ये बन गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। तो टोटल कितने कंबाइन हुए थे, 1 + 3 + 2 यानी कि 6 कंबाइन हुए थे, इसीलिए 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए।
ठीक है। तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन से पहले सिचुएशन ऐसा था जहां पर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इस तरीके से। बट हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या हो गया, हमारे पास टोटल 6 इस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। तो ये सारे sp3d2 ऑर्बिटल्स हैं और सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब जब फ्लोरीन एटम्स आएंगे तो वो इन एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और बन जाएगा SF6। ठीक है। तो इसका शेप किस तरह का होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जहां भी होता है उसका ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल। तो इसीलिए SF6 का भी जो ज्योमेट्री है दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल। तो ठीक इसी तरीके से जो बाकी के भी एग्जाम्पल्स हैं, चाहे DsP3 का हो या sp3d2 का हो, sp3d का हो, सबके एग्जाम्पल्स को आप खुद से ट्राई करो समझने का इसी तरीके से बना के, और दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इवन बेटर। ओके, तो बच्चा पार्टी इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये वीडियो, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो मुझे उम्मीद है कि इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपके कॉन्सेप्ट्स हो चुके होंगे क्रिस्टल क्लियर, और अगर हो चुका है क्रिस्टल क्लियर तो कमेंट्स में जल्दी से लिखो कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और अब इसके बाद मैं लेकर आऊंगी इस चैप्टर का आखिरी वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, और वो भी नीडलेस टू से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिस नहीं करना है। मैं जल्दी ही मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।